बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट तक हमने लेक्चर में 60 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन 61 वो कह रहा है मेजर द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क इज द सर्कल होज। ये 11वीं क्लास का क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। तो वो कहता है कि मेजरिंग द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क इन अ सर्कल होज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। उसकी रेडियस की इक्वल उसकी लेंथ हो सर्कल के, वो क्या कहलाती है? रेडियन। ये रेडियन की डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट ईयर में। ये बिल्कुल सेम हूबहू ऐसे ही लिखी हुई है 11th क्लास की बुक में जी। तो इसका करेक्ट आंसर रेडियन का है। नेक्स्ट मैट्रिक क्या है क्वेश्चन? मैट्रिक्सिस मैट्रिक्सिस जो है ना, ये भी उधर ही मतलब है, उसमें एक थ्योरम है 11वीं क्लास में ही। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ये हो, बी का ऑर्डर कुछ और हो, तो ए बी दोनों की प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होता है वो आप याद रखें। दोनों का जिसका भी ऑर्डर की अगर हम बात करें, ए का ऑर्डर ये है, बी का ये है, तो जो उसका कॉलम्स होते हैं दूसरे की रो के साथ कैंसिल हो जाते होते हैं। तुम्हारे पास ये और ये ऑर्डर बच जाता है, तो एम क्रॉस पी आपका ऑर्डर होगा। करेक्ट आंसर इज 4 जी। मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इक्वेशंस ऑफ द सिस्टम इन द इक्वेशंस। मिनिमम कम से कम इक्वेशंस कब आती होती हैं? जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता है। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट, ये सारे ना अब आगे कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये एफएससी के रिलेवेंट ही दिए हैं। शुरू में ज़्यादा मतलब थे थोड़े से टफ से, बाकी आगे ये एफएससी के कुछ हैं। तो इक्वेशंस के कम से कम सोल्यूशन कब आता है? जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता है, तब हमें फाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते होते हैं, यानी कि कम से कम इक्वेशंस मिलते हैं। कम से कम सॉल्यूशन मिलने से बिल्कुल 2 इक्वेशंस हैं तो 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, 3 इक्वेशंस हैं तो 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो कब होगा? जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया फिर तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म या ट्रिवियल सॉल्यूशंस उसको बोलते होते हैं, वो हमें मिलते जाएंगे। और उससे याद रख लें, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होंगी अगर मैट्रिसेस में होंगी तो वो कंसिस्टेंट कहलाती होती हैं। ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है आगे इसके रिलेवेंट कोई क्वेश्चन भी आए। जब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस हों तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता होता है। नेक्स्ट वन है जी, ये पॉलिनोमियल हमें दी गई है। वो कहता है इज अ पॉलिनोमियल किस फील्ड में से है? बाय डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल पावर ऑफ वेरिएबल्स एन ग्रेटर देन है। इसमें तो ये अंडर रूट आ गया है। कोई भी पॉलिनोमियल होती है ना, तो उसकी पावर आप याद रखिए कम से कम एक होगी या ज़्यादा से ज़्यादा। मसलन हम लीनियर इक्वेशन ही लिखते हैं तो उसमें पॉलिनोमियल एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अगर क्वाड्रेटिक होगी पॉलिनोमियल तो उसमें एक्स स्क्वायर प्लस, चलो ये हम कांस्टेंट भी बी एक्स प्लस सी। और इसी तरह अगर हमारे पास कोई और पॉलिनोमियल थर्ड ऑर्डर की होगी तो ए एक्स थ्री बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह होते हैं। तो इसमें अंडर रूट है तो ये 1 से बड़ा होना चाहिए। इसकी तो पावर जो है 1/2 बन रही है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो नन इसका आंसर आना है। हमारे पास एक समझ लें कि भी पॉजिटिव इंटीजर सेट ऑफ आप ले सकते हैं। नेक्स्ट भी एफएससी के क्वेश्चन है, इनमें से वो कहता है इस इक्वेशंस को आप देखते हो तो क्या रूट्स निकलते हैं? कौन सा रूट्स है इनमें से? निकलते नहीं है बल्कि कौन सा रूट्स है। सब को पुट करके देखें, 1 को रख के देखें इक्वल टू 100 नहीं आएगा, 2 को रख के देखें इधर इक्वल टू 100 नहीं आएगा, 3 को जब रखते हैं तो वो हम देखते हैं तो 100 आ जाएगा। तो ये इसका रूट होगा। तो आगे है द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशंस इज दिस। इस रूट के प्रोडक्ट क्या होगा? वही वो 10th क्लास वाला क्वेश्चन ही है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर सम करते हैं तो अल्फ़ा जमा बीटा माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट सी बाई ए, तो -27/a लिखेंगे 9, तो -3 आ जाएगा। तो इसका ये करेक्ट आंसर है। लॉजिक आगे क्वेश्चन एक है रिलेशन इन विच इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर आ नंबर ऑफ अननोन
एक रिलेशन जिसमें इक्वलिटी ट्रू साबित होती है नंबर ऑफ अननोन, यानी कि जो आपने सोल्यूशन निकालते होते हैं वो वाले, या अननाउन जो उनके आगे मतलब जो वेरिएबल, सोल्यूशन सारी बात है जो वेरिएबल होगा उसी के निकालने। मीन्स जैसे ये है तो एक्सिस में अननाउन है तो उसका आप सोल्यूशन निकालोगे या इसका, तो वो आपकी इक्वेशन कहलाती होती है। किस में आसान सी बात रखें, जिसमें भी इक्वल आ गया वो हमेशा इक्वेशन होती है। और शर्त यह है कि उनमें जितने भी सॉल्यूशंस हों उनमें से कम अज़ कम कोई एक सॉल्यूशन ज़रूर सेटिस्फाई करे लेफ्ट राइट को, जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया। ये बिलफर्ज 4 उसने इसके एक मिसाल है सॉल्यूशन दी है, तो ये सारे एक्सट्रीनियस रूट हो जाएंगे, ये रूट हो जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है एक रूट का भी। तो जी ये था। अगला क्वेश्चन आपका ये भी एफएससी का ही है, सेकंड चैप्टर में से पार्ट 1 के। आर डिसजंक्शंस ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू आर ट्रू। डिसजंक्शन, कंजक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन। कंजक्शंस में आपकी दोनों स्टेटमेंट सही होती हैं, ट्रू होती हैं, पी भी और क्यू भी। ठीक है जी। तो डिसजंक्शन में एक स्टेटमेंट सही होती है, एक गलत हो सकती है। ठीक है जी। वन ऑफ देम इज ट्रू, आंसर इज ट्रू, अगर कोई एक भी, यानी कि ये आपका कंजक्शन बेसिकली एंड ऑपरेटर है। एंड मीन्स पी एंड क्यू दोनों को सही होना पड़ेगा तो फिर ट्रू होगा। इसमें डिसजंक्शन में आर ऑपरेटर है, आर, चले मैं इधर लिख देता हूँ। इसमें पी ये सिंबल होता है आर का, ये वाला आर क्यू, इसमें कोई एक भी पी या क्यू में से कोई एक भी ट्रू होगी तो हमारा आंसर ट्रू होगा। नेगेशन में ये होता है कि भी अगर एक चीज़ ट्रू है, पी हमारे पास ट्रू है, तो तब क्या होगा, चलो मैं इधर ही लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है, नेगेशन पी उसके उल्ट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, उल्ट बात हम करते होते हैं। ठीक है जी। पी उसका उल्ट नेगेशन पी माइनस, तो ये है। तो अब डिसजंक्शन है तो वो कहता है वन ऑफ देम इज ट्रू, बता दिया है कि भी दोनों स्टेटमेंट ठीक होंगी तो एंड या कंजक्शन, एक स्टेटमेंट ठीक होगी तो डिसजंक्शन, नेगेशन होगा तो उसके उल्ट। नेक्स्ट वन है जी, लें जी, वो अभी जो मैं पीछे बता के जा रहा था वो क्वेश्चन आ भी गया। अगर किसी सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशंस हों या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हों तो वो कब आएंगे, जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा, सिस्टम आपका सिंगुलर हो जाएगा या नॉन इन्वर्टिबल कह सकते हैं। तो उस दौरान आपकी वो जो सिस्टम्स होता है वो कंसिस्टेंट होता है। लेकिन अगर फाइनाइट सॉल्यूशंस आए तो फिर इनकंसिस्टेंट होता है। जब यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, ये बीएससी का सवाल है मैट्रिसेस के अंदर, डिटर्मिनेंट्स के अंदर। ठीक है जी, ये वहाँ पे मौजूद है मैथमेटिकल मेथड के अंदर। नेक्स्ट वन है जी लीडिंग डायगोनल, ये भी उसी का ही है। लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, लीडिंग डायगोनल्स और मेन डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नाउन एज, जो लीडिंग या मेन डायगोनल किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल कहलाते हैं। उसके ऑप्शन थे सेकेंडरी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, दोनों हो सकते हैं नन। अब इसमें माइनर एक्सिस डायगोनल जो होते हैं सेकेंडरी या काउंटर एंटी डायगोनल होते हैं, जो लीडिंग, प्रिंसिपल या मेजर होते हैं वो मेन डायगोनल होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है ये है क्या, स्पेस नहीं है, मैं इधर ही छोटा सा लिख देता हूँ। मसलन ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है जी। इसमें ये जो हमारे पास 1 5 और 9 है, ये आपका मेन डायगोनल है, ये वाला लीडिंग, प्रिंसिपल और मेजर डायगोनल। ठीक है। और इसमें अगर हम इनकी बात करें 3 5 और 7 की, ये हमारे पास एंटी डायगोनल होती हैं या सेकेंडरी काउंटर डायगोनल होती हैं।
मेन डायगोनल इनको कहते हैं 1, 5 और 9, जो बिल्कुल हमारे पास इस तरफ से इस तरफ चलें, और ये आपके एंटी डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में भी देखें लीडिंग है या मेन डायगोनल है, उसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। ये तीनों सेम नाम हैं जी। तो ये क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशंस किए हैं, 10 MCQs हमने सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट हम अगली वीडियो में जो है इससे आगे सॉल्यूशंस करेंगे 70 से आगे 71 से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अपनी राय का इजहार कीजिएगा जी। कोई रॉन्ग सॉल्यूशन हो या कुछ है तो मुझे काइंडली आगाह कीजिएगा ताकि मैं उसको सही कर सकूं। थैंक यू सो मच। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए लिंक को, और ताकि मज़ीद लोग सॉल्यूशंस हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।